पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है। एक क्वेश्चन देखो, एक नंबर अलजेब्रा का प्रश्न दिया गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो मान है, एक तो x का है और दूसरा y का है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। x बराबर a माइनस वन अपान ए है, ठीक है, सॉरी a प्लस वन अपान ए है। y का जो मान है a माइनस वन अपान ए है। हमसे जो पूछा गया है उसकी बात किया जाए, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x वर्ग y वर्ग। अब जितने लोग अनुभवी हैं, समझदार हैं, वो देखते ही समझ गए होंगे यह तो सूत्र है, यह सूत्र है। और किसका सूत्र है आप बता दो? यह है x वर्ग माइनस y वर्ग के होल वर्ग का। आप इसका होल वर्ग करिए, x की पावर 4 हो जाएगा प्लस y की पावर 4 हो जाएगा माइनस 2x वर्ग y वर्ग हो जाएगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि a वर्ग माइनस b वर्ग, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, बराबर a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, ये भी आप जानते होंगे। अर्थात हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसको हम ऐसे ब्रेक करके होल पावर 2 लगा सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, x का मान यहाँ पर इतना है और y का मान यहाँ पर इतना है। एक बार जब दोनों को जोड़ेंगे मतलब x प्लस वाई करेंगे तो कन्फर्म है कि माइनस माइनस कैंसिल होकर 2a हो जाएगा। जब x माइनस वाई करेंगे, a माइनस होगा a प्लस हो जाएगा, अर्थात 2/a हो जाएगा। अब इन दोनों मानों को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, रखेंगे तो भैया 2a हो जाएगा गुड़े 2/a हो जाएगा, होल वर्ग रहेगा, a से कटेगा, 2 दूना 4 का वर्ग 16 आना चाहिए। कितने लोग का उत्तर आ चुका है? 16 मुझे बता दे। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। पहले प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, 16 राइट सोल्यूशन है। प्रक्रिया आपने देख ली है, प्रोसेस आपने देख लिया है। यही टर्म अप्लाई करिएगा अगर आपको यहाँ पर यह प्रश्न मिलता है एग्जाम में। तो मैं छोड़ूंगा इस प्रश्न को और दूसरे प्रश्न की तरफ मुबान होता हूँ। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आपके सामने है, आप इसको वैल्यू करिए, इसका उत्तर दीजिए। √2 का मान दिया है, जनरली √2 का मान यही होता है 1.4142। अब आपको जैसे मैं जब कभी भी पढ़ाया हूं, नंबर को समझाया हूं, तो मैंने कहा था कि दो अगर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल ज्ञात करो तो जो नंबर आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मान देखो ऐसे ही होता है, अगर कैलकुलेटर से भी आप निकालोगे तो 1.4142 समथिंग करके बढ़ता चला जाएगा। इसकी मदद से हमारे पास एक व्यंजक है, इसका मान हमको फाइंड करना है। व्यंजक को ध्यान दिया जाए, 7/3 प्लस √2 है। अब अगर आप गलती से भी √2 का मान नीचे मत रख दीजिएगा, नीचे रख देंगे तो फंस जाएंगे। आपको इस समय इसका परिमेयीकरण करना चाहिए। परिमेयीकरण आपने सुना होगा, रेशनलाइजेशन अंग्रेजी में बोला जाता है। करते क्या है, जो नीचे का रूट वाला पद होता है जो एडेड है, तो उसका कॉन्जुगेट निकालिए, अर्थात उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 माइनस √2 बना दीजिए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने से बैलेंस भी बना रहेगा और प्रोसेस भी आपका डन हो जाएगा। अब आप आगे बढ़िए और प्रक्रिया को समझिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 7, 3 माइनस √2 है नीचे। अब आप यहाँ पर अभी भी एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, a प्लस बी ए माइनस बी ए वर्ग माइनस बी वर्ग होता है। तो कहने का मतलब 3 का वर्ग 9 होगा, माइनस √2 का वर्ग 2 ही होगा, तो ये भैया 7 होगा, तो क्यों ना ये भी अभी काट दें। अब मेरे पास कुल मिला के 3 माइनस √2 है, 3 तो 3 ही होता है, √2 है 1.4142 समथिंग करके है। अब अगर आप 4142 मतलब मान के चलो 1.42 माइनस करते हैं, तो लगभग लगभग अगर आप इसको कैलकुलेट करिए तो 1.58 समथिंग करके आएगा। 1.58 का मतलब हो गया कि 1 पॉइंट, अब जैसे आगे बढ़ोगे तो वैल्यू 5 से बड़ी, 8 5 से बड़ी होगी, तो राउंड फिगर कर दिया जाएगा, तो 1.59 इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि आपको दिया किस में है बताइए? ए ऑप्शन में है। तो आप देखिए 1.41 समथिंग करके जब माइनस करोगे तो 1.59 के नियर अबाउट ही वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो पहले ऑप्शन को इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर मान करके हम लोग अब तीसरे प्रश्न पर बढ़ेंगे। आशा करता हूँ यह प्रक्रिया और प्रश्न, यह प्रोसेस, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और क्लियर हो गया है तो आप तीसरे प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चलिए। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, आपके सामने फिर अलजेब्रा के अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए हैं, आप लोग इनको देखिए और प्रत्येक प्रश्न का हल और उत्तर करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। कहा गया वह संख्या जिसे इसमें इसमें मतलब किसमें, √3 प्लस √2 से गुणा करें कि प्राप्त मान √12 प्लस √18 हो जाए। जैसे कह दे कि मेरे पास 10 है, 10 में कितने से गुणा करूं कि 20 हो जाए, तो 20/10 करते हैं, अर्थात जो हो जाए उसको ऊपर कर दे √12 प्लस √18, और हम जिसको बनाना चाहते हैं उसको नीचे करके भाग कर दीजिए, √3 प्लस √2 कर दिया हमने। अब इस प्रोसेस को समझिए आप लोग कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ब्रेक यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे √12 को आप क्या लिख सकते हैं,
√12 को आप 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होगा, अर्थात 2√3 लिख सकते हैं। अर्थात समझ लीजिए आप लोग, √12 मतलब √2 गुणे 2 गुणे 3, इतना अवेयरनेस आपके अंदर है, 2 निकल आया। इसी तरह से इसमें भी आप समझ रहे होंगे कि 3 तिया 9 दूना 18, अर्थात 3√2 होगा। कटने की स्थिति तुरंत नहीं बन रही है, नहीं बन रही है तो आपको यहाँ पर फिर परमेयीकरण करना होगा, ठीक है। फिर परमेयीकरण करना होगा तो जो प्लस है वो फिर माइनस हो जाएगा, फिर से ऊपर नीचे देखो गुणा किया जाएगा। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैं लिखूंगा √3 माइनस √2 और यहां भी लिखूंगा √3 माइनस √2। भैया देखो नीचे वाला तो आप अगर समझो a माइनस बी a प्लस बी, तो कहने का मतलब a वर्ग माइनस बी वर्ग, a कट करके मतलब a 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। कुल मिला के लेना देना अब हमसे ऊपर के ही भाग से रहेगा, अर्थात ऊपर क्या रहेगा मैं यहाँ पे भी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, या ऐसे समझ लीजिए इतना है और इतना है। तो नीचे तो आप समझ गए होंगे कि नीचे डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। कैसे? √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। इतना अवेयरनेस आपके अंदर है। इसको मल्टीप्लाई करिए √3 को 2√3 से, तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 2 गुणे √3 3 होता है तो 6 हो जाएगा। अब इसी को इससे गुणा करिए तो प्लस 3√6 हो जाएगा। देखो ये √3 है, √2 के साथ मल्टीप्लाई, √6 और 3 बाहर लगा है, माइनस ले लीजिए, √2 को इसके साथ गुणा करिए तो यहाँ पर भी -2√6 हो जाएगा। अब आप देखो √3 इंटू √2, फिर जाइए तो माइनस इसका इसके साथ जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। नीचे एक है ही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 6 6 से कट रहा है, माइनस प्लस, और 3√6 से अगर 2√6 घटेगा तो वैल्यू केवल √6 आएगी। इस प्रश्न का हल आपका √6 है, जो सी ऑप्शन में दिया है। और बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है। कंपोजिट समझिएगा, रेशनलाइजेशन समझिएगा, वर्किंग समझिएगा, और इतना अगर आपने कर लिया तो इस तरह के प्रश्नों पर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से करके आगे बढ़ जाएंगे। एक अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। दो संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, 33 से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्याएं थी, मान लो ए बी है, एक्स वाई है, कोई भी दो संख्या थी जिसको हम 33 से अलग अलग भाग दे रहे थे, तो एक बार शेषफल 21 आता है, दूसरी बार शेषफल 28 आता है। फिर बात समझिएगा, मेरे पास एक नंबर भैया n है, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, बेसिकली बात किया जाए, एक मान लो a है, दूसरी संख्या मान लीजिए b है। एक ही संख्या से भाग दिया जा रहा है, 33 से और 33 से। जब 33 से a को भाग दें, मतलब एक ही संख्या से दोनों को भाग दे रहे हैं, एक बार रिमाइंडर 21 आ रहा है, R1 21 आ रहा है, इसको जब भाग दे रहे हैं तो R2 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। मतलब हमारे पास दो नंबर अलग अलग थे, एक ही संख्या से भाग दे रहे थे, दो अलग अलग शेषफल प्राप्त हो रहे थे। अब आके कहा जा रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 मतलब उसी से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आप में से बहुत सारे लोग हमें उत्तर 16 बता रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं प्रक्रिया क्या है। इसको नोट करिए एज ए पॉइंट, पॉइंट नोट करिएगा। जब जब दो संख्याएं हों, ध्यान से देखिएगा, दो संख्याएं हों, एक ही संख्या से भाग करें, एक ही संख्या से भाग दे, संख्या से भाग दे, दो संख्याएं हो एक ही संख्या से भाग दें, और शेषफल, शेषफल प्रत्येक दशा में यदि R1 और R2 है, दो संख्याएं हैं एक ही संख्या से भाग दे, शेषफल R1 और R2 है, तो हमको उन दोनों संख्याओं के योग को, अगर हम उन दोनों के योग को अगर हम उसी से भाग करेंगे तो हमें जो शेषफल मिलेगा रिमाइंडर, वो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 जोड़ करके हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, जैसे देखिए R1 R2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 28 जोड़कर -33 कर दीजिए, तो 8 1 9 हुआ, 2 2 4 हुआ, 49 में से 33 घटा दीजिए, 16 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप जिससे भाग दे रहे हैं उसी को R1 प्लस R2 को जो है जोड़कर, R1 प्लस R2 को जोड़कर उसको घटा दीजिए। तो कभी भी यह प्रक्रिया आपके सामने आए तो बहुत कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दो बातों को देना होगा। दो संख्याएं थी, एक ही संख्या से भाग कर रहे थे, शेषफल अलग अलग प्राप्त हो रहा था। अब हम अगर उन संख्याओं के योग को उसी संख्या से भाग करेंगे तो दोनों शेषफलों को जोड़कर भाजक को घटा दीजिए। इस प्रश्न चौथे का उत्तर आया। ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आराम से बता सकते हैं। 16 राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग आराम से इस प्रश्न का उत्तर देके अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़िए। इसको तो आप लोग देख कर बताइए, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे वर्क करना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, आपको देखकर एहसास होना चाहिए इस प्रश्न का। दिया है एक अनुक्रम, मतलब एक क्रम है, श्रेणी है,
जिसमें कुछ नंबर है। नंबर क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, 17 है, 19 है, में गलत क्या है? मतलब इस श्रृंखला को अगर समझो तो इस श्रृंखला में आपको क्या डिफरेंट दिख रहा है, क्या मतलब अलग चीज दिख रही है। आपने अगर सभी नंबर्स को देखा, 3 है, 5 है, 7 है, 13 है, 17, 19, अगर इनको देखा तो सब प्राइम थे, अभाज्य थी। एक संख्या ऐसी थी जो 9, जो आपकी कंपोजिट थी अर्थात भाज्य थी। इसका मतलब यह जो है इस श्रृंखला को मैच नहीं कर रहा है। तो आपको इस समय इस प्रश्न के लिए 9 को राइट सोल्यूशन लगाना चाहिए था। 9 प्रश्न का सही मान है। 9 प्रश्न को आप लगा लीजिए। क्यों 9? क्योंकि वह अनुक्रम श्रेणी को रिलेट नहीं कर रहा था, उसके नेचर से मैच नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने 5 यहाँ पर 5 हमने इस प्रश्न का मतलब इसका 9 यहाँ पर पांचवे का सही उत्तर ले लिया है। तो करेक्ट आंसर आपके सामने क्या है? करेक्ट आंसर कितना बताएं? करेक्ट आंसर 9 है। राइट सोल्यूशन आपके सामने है और आप सभी ने उत्तर ले लिया है, उत्तर बता दिया है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। देखिए मैं समझ रहा हूं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने इस तरह के रेशियो के नंबर आते हैं। रेशियो में हमको कुछ पद दिए गए हैं। ए से लेकर अगर देखो तो ई तक है। समझ रहे हैं? ए से लेकर ई तक है। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब इनमें परस्पर संबंध दिया गया है। जैसे ए और बी में 1:2 का अनुपात है। बी और सी में देखो 3:4 का अनुपात है। सी डी में 6:9 का अनुपात है। डीई में 12:16 का अनुपात है। अब से पूछा कि ए बी सी डी ई बताओ। इसके लिए कुछ पैटर्न भी होता है। ठीक है, आगे देखिए। मुझे इस प्रश्न को हल करना था। मुझे यहाँ पर ए बी में संबंध दिया था, बी सी में दिया था, सी डी में दिया था, डीई में दिया था। हमको जो रिलेशन बनाना था ए बी सी डी और ई में बताना था। ऐसे के लिए भैया कभी भी आप रूल पर मत जाना। अगर आप कोई प्रोसेस रूल बहुत सारे होते हैं जिनको अप्लाई करोगे तो आप हमेशा केवल फंसोगे। आप केवल ऑप्शन से मैच कराइए, ऑप्शन से मैच कराइए। बाकी जो चीजें खराब हैं, जो अपोजिट है, हमारे फेवर में नहीं, उनको एलिमिनेट करिए। पहले और दूसरे में 1-2 का संबंध है। 1-3 का है, खत्म करो। 2-4 में देखो 1-2 का है, यहां चल सकता है, अब ये चल सकता है। दूसरे तीसरे में 3-4 का संबंध है जो कि यहां से कट जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें 1-2 का है ही नहीं, ये भी खत्म। मतलब 3 ऑप्शन ऊपर के खत्म हो चुके हैं। अब लास्ट बचा है मेरे सामने चारा, उसको देखा जाए क्या वो सपोर्ट हमको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने मैच किया। 3-1 के 3, 3-2 6, 1-2 का संबंध मिल गया। 3-4 देखो, 2-3 6 है, 2 चौके 8 है, 3-4 का संबंध मिल गया। 6-9, 6-9 का मतलब 3-2 6, 3-3 9 होता है। तो 4-2 8 है, 4-3 12, देखो 2-3 बन गया, 2-3 बन गया। 12-16 यहां भी है, 12-16 दिख रहा है। जो डी ऑप्शन है हमारी सारी जरूरतें पूरा कर दे रहा है। तो यहां पर मैंने आप लोग को बताया कि जैसे इस नंबर को देखो 3, 6, 8, 12 और 16, आप यहां से अगर सोचो तो आपने देखा कि जो जितनी भी वहां पे टर्म्स दिए गए हैं, आपने देखा कि इनमें 1-2 बन रहा है, 2-3 6, 2 चौके 8 बन रहा है, 4-2 8, 4-3 12 बन रहा है, 12-16 तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो आपकी सभी जरूरतें डी ऑप्शन पूरा कर दे रहा है। हम ऐसे के लिए डी ऑप्शन को लगा के चलेंगे, हमारे छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन यही बन जाएगा। तो सदा सही उत्तर आपको दे रहा, किसी सूत्र पर मत जाइएगा, सीधा सीधा इन तरह के प्रश्नों पर फोकस करके अपने हिसाब से उत्तर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, इसको खूब अच्छे से पढ़िए और करने की कोशिश करिए। कोई व्यापारी क्या करता है, अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के अंकित करता है। अक्सर जब कभी छूट का प्रश्न आता है या छूट की बात आती है तो दुकानदार की टेंडेंसी यही होती है, जो दाम होता है उसको बढ़ा के प्रिंट किया जाता है। तदोपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई छूट देता है, इसके बाद भी वह अंकित मूल्य पर कोई छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। दिए जाने वाले बट्टे की दर अर्थात छूट की दर आप बता दो। एक बात मैंने यहां पर देखी कि जो क्रय मूल्य है वो दोनों से संबंधित है। क्रय मूल्य दोनों से संबंधित है। मैंने क्रय मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य लिखा और अंकित मूल्य लिखा। कभी भी अगर किसी इस तरह के प्रश्न में जो दोनों में म्यूचुअल रहे, जैसे बढ़ा के अधिक अंकित करना, क्रय मूल्य से बढ़ाकर अधिक अंकित करना, इसमें दो शब्द इन्वॉल्व हो गया, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। 10% का लाभ होना, दो शब्द इन्वॉल्व हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। आप दो शब्द जैसे इसमें हमने समझा कि क्रय मूल्य भैया दोनों से संबंधित है, इसलिए उठा के बीच में रख दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? 20% क्या होता है? 1/5 होता है। कहने का मतलब है कि अगर दुकानदार किसी वस्तु को 5 में खरीदा था तो ग्राहक के सामने 6 में परोसेगा।
प्रेजेंट करेगा, परोसेगा क्या, खाना नहीं है। 5 में खरीद कर 6 बताएगा ग्राहक को। फिर ग्राहक जब खरीदने आया तो खरीद करके उसने बेच भी दिया, तो उसे लाभ देखो कैसे हो रहा है, 10% 1/10 है। कहने का मतलब अगर उसने 10 में खरीदा है तो ग्राहक को 11 में बेच रहा है। अब मैं छूट निर्धारित कर देता हूं, आप समझिए। इसके लिए बस इतना ध्यान दीजिए, जो बीच में है उसको बराबर कर दो। बराबर कैसे होगा, 5 दूना 10, 6 तो 5 दूना 10, देखो 10 10 बराबर। इधर किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने वाले टर्म्स ऐसे हो गए, 10 में खरीदा, 12 बताया, 11 में बेचा, यही प्रोसेस बन गया। अर्थात 12 बताकर 11 में बेचना। बात समझ रहे हैं ना, अंकित मूल्य क्या है, 12 है, और बेचा कितने में, 11 में। पूरे प्रोसेस को खत्म कर दिया, समझ लिया। छूट कितने की है, 1 रुपए की। 1 की छूट को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट कर दें, 1 गुणे 100 बटा आप 12 करोगे, 4 तिया 12, 4 25 आम में होगा, 3 अठे 24, 8 सही 1/3% का उसे क्या होगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो कि कहां पर है, डी ऑप्शन में है। राइट सोल्यूशन 8 सही 1/3। सभी ने उत्तर बता दिया। 7वें प्रश्न का उत्तर हो रहा है डी ऑप्शन, 8 सही 1/3%। राइट सोल्यूशन के तौर पर 7वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर आप लेकर मेरे साथ बढ़ चलिए इस पर, 8वें पर। 8वां देखिए, एक अच्छा प्रश्न है, होप सो आप समझ गए होंगे, करने की भी कोशिश आप कर ही रहे होंगे और उत्तर जरूर देंगे। एक वृत्त है, वृत्त समझ रहे हैं, और एक वर्ग है, वर्ग भी समझ रहे हैं। वृत्त में उसकी रेडियस होती है और वर्ग में प्रत्येक भुजाएं होती हैं। ये दो इंफॉर्मेशन है। इसने कहा एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। कहने का सेंस, अगर रेडियस r है, इसकी भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल पाई r वर्ग होगा, इसका क्षेत्रफल a वर्ग होगा। इसने कहा दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। बराबर है तो इसने कहा वर्ग की एक भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में अनुपात बता दो क्या होगा। अब आप एक बात यहां पर देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ए वर्ग लगा है, यहां भी वर्ग लगा है, तो वृत्त की भुजा के साथ इसको अगर ले गए तो ए वर्ग अपान आर वर्ग हो जाएगा, जो पाई बटा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब भुजा और रेडियस को अगर हम लोग वर्ग हटाना चाहते हैं तो ए बाई आर हो जाएगा रूट पाई बाई 1 पे। मतलब क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। यहां से वर्ग हटाया तो इसके साथ वर्गमूल लगाया, जो आपको बी ऑप्शन में सीधा सीधा नजर आ रहा है। अगर हम रेशियो बना दें तो रूट पाई डिवाइड बाई 1, रूट पाई डिवाइड बाई 1 बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अगर एक वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल समान थे तो उनके भुजाओं में संबंध आपने देख लिया है, बी ऑप्शन में साफ साफ नजर आ रहा है, रूट पाई डिवाइड बाई 1 करेक्ट आंसर है। आप लगा दीजिए और दिख रहा है आपका रिस्पॉन्स करेक्ट, सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। 9वां प्रश्न देखिए, ये देखिए एक अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्या है इसको पढ़िए। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है, एबीसी है। AB बराबर 3 है, AC बराबर 4 है। जनरल जब कभी कोई और जानकारी ना हो, त्रिभुज ऐसे फ्रेम कर दिया करिए, A है, B है और C है। उसने जैसे जैसे कहा प्रेजेंट करिए, ये 3 है और ये 4 है। इसने कहा, आगे पढ़ता हूं, कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब एक ऐसी लाइन जो कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करे। कोण A का समद्विभाजक मतलब कोण A को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा A समद्विभाजक जिसका नाम है AD, जिसमें भुजा BC को बिंदु D पर मिलती है। तब हमसे पूछा कि BD रेशियो DC क्या होगा। इस स्थिति में, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह कोण बराबर है, इसलिए जिसको रिलेट कर रही वह एंगल है, जिन दो भुजाओं को, उन्हीं के रिस्पेक्ट में इन दोनों भुजाओं का अनुपात बन जाएगा। मतलब मेरे कहने का सेंस हुआ कि AB बटा AC बराबर BD बटा DC हो जाएगा। मतलब यह भी 3:4 क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा। 3:4 राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। अगर कभी यह स्थिति बनकर आए तो आप यहां पर सीधा सीधा लगा सकते हैं कि यह 3 और 4 का ही संबंध बनेगा, जो आपको सी ऑप्शन में दिया है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यस, सी ऑप्शन 3-4 का अनुपात बनेगा। प्लीज सभी लोग नोट कर लीजिए। 9वें प्रश्न का करेक्ट हल हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं, 10वें प्रश्न पर आ जाइए। अब जैसे 10वां नंबर ध्यान से देखेंगे, रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 भाग में खरीदी। सूची मतलब प्रिंटेड प्राइस। रीचा कोई एक लड़की है जिसने कोई वस्तु खरीदी है जो प्रिंटेड प्राइस है उसके 4/5 में। मतलब अगर 5 प्रिंट है तो 4 में खरीद लिया।
तथा इस जैसे हम लोग अक्सर क्या होता है कि जो प्रिंटेड प्राइस होता है उससे कम पैसा देके सामान खरीदते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ना कुछ छूट आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो। यही स्थिति यहां भी हुआ। इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। फिर ध्यान दीजिए, रीचा मतलब दुकानदार हो गई, जितना प्रिंटेड प्राइस था उसके 4/5 पे खरीदा और 20% ज्यादा पर बेचा, तो रीचा को ये लाभ होगा क्योंकि वो शॉपकीपर है बेसिकली। कहने का सेंस देखो, यहां पर दो चीज बन गई, खरीदा मतलब क्रय मूल्य और बेचा भी यहां पर विक्रय मूल्य। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अंकित मूल्य दोनों से संबंधित है। क्रय मूल्य लिख दिया, अंकित मूल्य लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया। पूरे प्रोसेस को समझिएगा। कहा कि उसने 4/5 भाग में खरीदा, मतलब जिसका मूल्य 5 था उसको 4 में खरीदा। सूची मूल्य से 20% अधिक में बेचा, 1/5 होता है। जो मूल्य 5 बताया उसको 6 में बेचा। तो इसमें देखो बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ये दोनों परस्पर बराबर हैं। अब इसका अर्थ ये हो गया 4 है, 5 है, 6। कुल प्रोसेस को अगर समझे तो देखो 4 में खरीदा, 5 बताया, 6 में बेचा। अब इसने पूछा कि लाभ, लाभ किन दोनों के ऊपर निर्भर करता है? क्रय और विक्रय पर। 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6। कितने का इंक्रीज है? 1 का। 1 गुणे 100 बटा आप क्या कर दो 2, 2 से भाग कर दीजिए, 50% का लाभ होगा। पहला ऑप्शन 50% का लाभ आप साफ साफ देख पा रहे हैं। सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया को प्रेजेंट किया है। 10वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। 10 प्रश्न आपने अभी तक कवर कर लिए। 50% राइट सोल्यूशन सबके सामने है, हमारे सामने बेसिकली आप सबने देख लिया। आगे बढ़ता हूं। 11वां नंबर कहा है यक्ष संख्याओं का औसत y है ना। देखो यहां पर संख्या है और औसत है, संख्या है और औसत है। आप सब जानते हैं कि योग बराबर, अगर या औसत बराबर, आप सब जानते हैं योग बटा संख्या होता है। तो कभी जरूरत पड़ी योग निकालना है तो संख्या गुणे औसत कर दीजिए। इसने कहा संख्या अगर x है औसत y है, फिर संख्या अगर y है तो औसत x है। दोनों परिस्थितियों में योग निकाल दीजिए, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पे योग xy होगा, यहां पर भी xy ही होगा। अब हमसे कहा कि हमें कुल का औसत बताना है, तो कुल का औसत टोटल एवरेज, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2xy डिवाइड बाई संख्या x प्लस वाई। तो इस तरह से जैसे हमने क्या किया, दोनों का योग कर दिया संख्याओं का, एक्स वाई 2xy, संख्याएं x और y थी, x प्लस वाई कर दिया, तो 2xy अपान x प्लस वाई है जो बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आप सभी ने इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन दे दिया है। अंजलि, नीतू, शिवम, अमित, सांभवी, एम बी के, हाँ, रोचक, सचान। राइट सोल्यूशन आपका 11वें प्रश्न का कितना आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। आइए ये देखिए, देखने में बड़ा क्रिटिकल लगता है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इस तरह के प्रश्न के पूछे जाने की संभावना भी रहती है, लेकिन इस प्रश्न का एक सटीक उत्तर होता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बट प्रक्रिया में थोड़ी सी चर्चा जरूर कर दूंगा। आपको दिया है x बराबर 4ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ध्यान से देखिएगा, पूछा हमसे है x प्लस 2a अपान x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपान x माइनस 2b। मतलब इस पैटर्न पर कई प्रश्न बनते हैं, इस पैटर्न पर कई प्रश्न बनते हैं, बट इनकी सॉल्विंग कैसे होती समझिएगा। हम यहां पर इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत होती है, इसकी भी होती है। हम x अपान एक बार 2a कर देते हैं, मतलब इसको 2 इंटू ए, तो बचेगा क्या पता है? 2b अपान a प्लस बी। इसी तरह से हम यहां पर एक बार लिख लेते हैं, x अपान 2b कर देते हैं, यहां पर 2a अपान a प्लस बी। गणित में अनुपात में खास करके एक सूत्र होता है योगांतरानुपात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोडिंडो एंड डिविडेंडो मेथड। कंपोडिंडो डिविडेंडो के तहत अगर कभी भी दो पद इस प्रकार से हैं तो हम लिख सकते हैं a माइनस, देखो a प्लस बी, ये जाके ऐड होगा अपान a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपान c माइनस डी। ये योगांतरानुपात का मेथड है। इसी के तहत एक बार हो जाएगा x प्लस 2a डिवाइड बाई x माइनस 2a, सेम टू सेम यहां पर भी अप्लाइड होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये जुड़ करके जैसे 2b में x प्लस 3b हो जाएगा और यहां पर 2b से घटेगा तो b माइनस ए हो जाएगा। सेम टू सेम यहां पर भी प्रक्रिया होगी। अब अगर दोनों को जोड़ देंगे, हमेशा हर दशा में इस प्रश्न का उत्तर 2 ही आता है। चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न लिया जाए, चाहे जितना भी टफ लिया जाए, चाहे जैसे लिया जाए,
इस प्रोसेस का उत्तर लर्न कर लेना चाहिए आपको, कभी सोचना भी नहीं, केवल 2 लगा के चले आइए। कभी भी मैंने आपको बताया ये पैटर्न हमेशा पूछा जाता है और इस पैटर्न को करना एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है। लेकिन उत्तर ऐसा नहीं केवल इस प्रश्न के लिए, जैसे हम इसलिए 2 नहीं बता रहे कि आप लर्न कर लो। इस कंडीशन पे जितने भी नंबर रखे जाएंगे, जो भी समीकरण बनेगा, हर स्थिति में उत्तर आपका 2 आता है। ये सर्टेन होता है, लर्न कर लीजिए, इसका उत्तर 2 ही होता है, 2 के अलावा कभी कुछ नहीं आएगा। इस प्रश्न के लिए कभी भी कोई उत्तर दूसरा नहीं आता है, 2 ही आता है। ये हो गया 12वां। अब हम आ गए 13वें पर। देखिए 13वां प्रश्न क्या है, 13th नंबर। बताइए यहां पर y माइनस, देखो x है का होल क्यूब है, प्लस z माइनस x का होल क्यूब है, प्लस x माइनस y का होल क्यूब है, निम्नलिखित में किसके बराबर है? आप बता दीजिए, किसी का उत्तर अगर हो गया हो। इसको आप अगर a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो a का क्यूब है, b का क्यूब है, c का क्यूब है। अगर हम a प्लस बी प्लस सी थोड़ा करके देख लें, कुछ हमको समझ में आ रहा हो, तो y माइनस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, जेड माइनस नहीं एक्स, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यहां पर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये गलत लिखा है, सॉरी ये गलत नहीं है, जेड होना चाहिए, ये यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, देखो लिखा भी है, ये वाई माइनस जेड होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वाई माइनस जेड होगा भैया, तो वाई माइनस जेड कर दो। वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। अब अगर काटो तो सब कट जाएंगे परस्पर, सब कट करके शून्य होंगे, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी शून्य है। तो याद रखिएगा, जब ए प्लस बी प्लस सी शून्य होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सदैव 3abc हो जाएगा। अब यहां पर भी उत्तर इसीलिए 3 इंटू, देखिए वाई माइनस जेड, यहां पे सी ऑप्शन देखिए, जेड माइनस एक्स, ठीक है, और एक्स माइनस वाई है, अर्थात उत्तर तो सी ऑप्शन है। यहां पे गलती से एक्स लिखा तो टाइप करते समय जेड एक्स समझ गया, बाकी 3 इंटू वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, इसलिए क्योंकि अगर हम इन सभी के जो मान है जिसका क्यूब किया गया है, उनको परस्पर जोड़ दे तो मान पूरा का पूरा क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो आप समझ गए, इस प्रश्न का उत्तर सदैव 3 इंटू, अब आपने किया होगा, इस तरह के कई सारे प्रश्न बने हैं, हम लोगों ने भी सेशन में कई बार लिया होगा, तो आप यहाँ पर 3abc के आधार पर उत्तर सी ऑप्शन लगा दीजिएगा, करेक्ट उत्तर यही हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इसका उत्तर बताइए, है तो प्रश्न बड़ा इजी, लेकिन कितने लोग कर सकते हैं मुझे बता दे थोड़ा सा, मैं देखना चाहता हूं आपका रिस्पॉन्स, कितने लोग का उत्तर आ सकता है। यहां पर जो दिया है वो है 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5, उतना ही है। निम्नलिखित में सेलेक्ट कर लीजिए किसके बराबर है। अब आप बताओ, जैसे इसकी बात अगर करो तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 0.5, क्या लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? इसको दो पार्ट में, जैसे अगर आप इसको चाहें तो 3 प्लस 0.5 था, 3 को अलग कर लीजिए, 0.5 अलग कर लीजिए, अनुपात 2 की पावर 5 जो कि क्या होगा 32। सही है, 4 की पावर 3 64 होता है, गुणे अगर जैसे 4 की पावर 0.5 लिखा है, जिसे 4 की पावर 1/2 कह सकते हैं, या वर्गमूल 4 का कहेंगे। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, और अनुपात कितना है 32। तो 32 दूना क्या हुआ 64, 2 दूना क्या हुआ 4, 4 अनुपात 1 है। राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। ठीक, हाँ, समझ में आई बात की नहीं आई? आपके 14वें प्रश्न का उत्तर 4:1 है। अच्छा प्रश्न था, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करता है इस तरह का टर्म्स, ध्यान नहीं देंगे तो मिस करेगा, आपको बहुत ही फोकस होकर इस तरह के प्रश्नों पर रिस्पॉन्स करना है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, मन लगा के अगर समझेंगे तो जरूर प्रश्न समझ में आएगा। कहा है यम प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4। पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा, m-2 का होल वर्ग प्लस 1/m-2 का होल वर्ग का मान क्या होगा। यहां पे तो आपको देखो 1/m-2 दिख रहा है, बट यहां पर m-2 नहीं है, तो नहीं है तो बनाते हैं, क्या दिक्कत है, बनाया जाए। तो आप एक काम करो, इसमें m-2 कर दो इसको, बट यहां पर आपने किया है तो यहां पर पहले करके रख दीजिए और इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए मैंने एक चेंज किया, आपको समझ में आ गया होगा, m था, m-2 बना दिया, अगर यहां बना दिया तो यहां भी बना दिया, मतलब एक कुल मिला के यहां पर कितना हो गया 2 हो गया मतलब 4 में से 2 घटा दे 2 हो जाएगा।
अब ये आपके पास m-2 है प्लस 1/m-2 है बराबर कितना भैया 2 है। अब इसको प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करिए तो क्या होगा m-2 का होल वर्ग प्लस 1/m-2 का होल वर्ग प्लस देखो a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस ट्वाइस ab। तो ट्वाइस ab में 2 इंटू m-2 इंटू 1/m-2 करेंगे तो कट करके केवल कितना आएगा 2 आएगा और 2 का वर्ग करने पर 4 होगा। मतलब मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया था, दोनों पक्षों का क्या किया था वर्ग किया था। यहां पर 2 घटाया था, यहां पर 2 घटाया था, दिमाग में रखते जाइएगा। अब जो आपकी जरूरत थी m-2 का होल वर्ग 1/m-2 का वर्ग प्लस 2 है, 2 उधर घटा दीजिए, 4 में से 2 घटकर उत्तर कितना आएगा 2 आएगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया गया है इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा। देखिए यह 4 था, यह आपका कितना हो गया 2 हो गया। करेक्ट आंसर है 2 इज द राइट सोल्यूशन। वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है सभी का। आप सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहिए, उत्तर देते रहिए और बताते रहिए कि समझ में आया कि नहीं। ये जरूर बताइए, ये कंफर्म करता है कि आप कितना जो है अच्छा कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना रिएक्टिव है, कितना एक्टिव है, ये सब जानना बड़ा आवश्यक है। अगले प्रश्न पर आता हूं मैं। कौन सा नंबर है 16वां। 16वां नंबर देखा जाए, दो वृत्तों के केंद्रों पर, अब थोड़ा सा दो वृत्तों की बात किया जाए, एक वृत्त इसको लिया, एक वृत्त इसको लिया। दो वृत्तों के केंद्रों पर बराबर लंबाई की चापें, चापें बेसिकली आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है आर्क। आर्क क्या है समझ रहे हैं, जैसे दो वृत्त थे, वृत्त की सतह पर दो बिंदुओं को अगर कर्विकल ऐसे मिला दिया तो यही आर्क अर्थात चाप कहलाता है। यहां भी हमने कहा कि मान लो CD था, ये भी मान लो आर्क ही था। कभी भी अगर वृत्त में हम दो बिंदु सतह पर रखें, दोनों को सतह पर मिलाएं तो आर्क है, और अगर सीधी रेखा से मिलाएं तो कॉर्ड है। आर्क का मतलब चाप है और कॉर्ड का मतलब क्या है, ये जीवा है। प्रश्न समझते जाइएगा। कहा गया चापें क्रमशः 60 डिग्री अपने अपने सेंटर पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रही है। तो पूछा गया तदनुसार उन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात बता दो। वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात वही होगा जो कोणों का अनुपात होगा। अगर कोण बराबर होते हैं त्रिज्याएं बराबर होती हैं, चाप बराबर होते हैं कोण बराबर होते हैं, तो यहां पर 60 डिग्री और 75 डिग्री बनेगा। 15 चौके 60 होता है, 15 पचे 75 होता है, 5 4 अनुपात 5 कितना है। अगर देखा जाए तो यहां पर पहले अगर उसको कर दें उसको कर दें तो बी 5 4 होगा। जैसे 4 5 अगर नहीं दिया है तो 5 4 को हम ले सकते हैं इस प्रश्न के लिए, क्योंकि वृत्त में बड़े छोटे का नाम नहीं लिया उसने। तो हम लोग हाँ बिल्कुल होना तो 4 5 ही चाहिए 60 और 75 के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर नहीं दिया है तो वृत्त दोनों में से कोई भी ले लीजिए। आप 5 4 भी बता करके सही उत्तर ले सकते हैं, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इस पे कॉन्फिडेंस आप रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसने बड़े छोटे की जिक्र नहीं किया है, वृत्तों की बात किया है, तो हम वृत्त के हिसाब से 5 4 ले सकते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखा जाए, एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो अपनी 40 पारियों के लिए बैटिंग औसत 50 रख रहा है या रखता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी था जिसने जब 40 पारी खेली तो उसका जो औसत था 50 रन था। 40 पारी खेली तो उसका औसत क्या था 50 था। हर खिलाड़ी का अपना एक मैक्सिमम रन होता है और एक मिनिमम रन होता है। आमतौर पर मिनिमम 0 होता है, लेकिन यहां पर इस प्रश्न को देखा जाए 40 पारियों में उसका औसत 50 था, उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर में 172 रन का अंतर था। अगर उसके मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो 172 का डिफरेंस था। उसने हमसे कहा यदि वह अपनी इन दोनों पारियों को निकाल दे, अर्थात मैक्सिमम निकाल दे और मिनिमम निकाल दे, तो उसमें जो बची 38 पारियां होंगी उनका औसत क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। उनका औसत कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर वह अपनी इन दोनों पारियों को निकाल देता है तो उसका औसत कितना हो जाता है 48 हो जाता है। अब आप समझने की कोशिश करो, अब अगर जैसे हम लोग यहां पर चाहें तो पहले सोचो जब वह दोनों पारियां नहीं निकाला था तो स्कोर कितना रहा होगा 2000 रहा होगा। अभी अगर जब निकाल दिया तो स्कोर कितना हो जाएगा 1824 हो जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करिए 38 और 48 का, तो 1824 होना चाहिए। इसका सेंस है कि उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम पारियों का योग होगा, अगर हम उसको पता करना चाहें तो हमें 2000 में से 1824 घटा देना चाहिए, अर्थात मेरे हिसाब से 176 आ जाना चाहिए। 176, ठीक है, ये सही है। अब आप समझो,
आपको कभी भी अब दो चीज निकालने की जरूरत, मतलब प्रश्न पूछ सकता है मिनिमम स्कोर क्या था या मैक्सिमम स्कोर क्या था। याद रखना जब भी आपसे मैक्सिमम पूछेगा तो इनको जोड़कर 2 से भाग करिएगा। तो मैंने भी जोड़ दिया, मैक्सिमम पूछा है तो 172 प्लस 174 76 डिवाइड बाई 2, 6 2 8 है, 7 7 14 है और 2 1 3 हो जाएगा, बटा 2 करिए, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 चौके 174, 174 उसका मैक्सिमम था। अगर आपसे मिनिमम पूछा होता कि मिनिमम स्कोर बताओ तो इन दोनों का अंतर कर देते, अंतर करते 4 आता, 4 बटे 2 2 हो जाता, उसका मिनिमम स्कोर 2 होता। अगर आपसे मिनिमम स्कोर पूछता तो दोनों का डिफरेंस करके 2 से भाग करते और मैक्सिमम स्कोर पूछता तो आप दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते। इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर आता। मैं फिर समझा दूं, एक क्रिकेट खिलाड़ी था, 40 पारियां खेला, 50 के औसत से रन बनाया। ठीक है, तो जाहिर सी बात कोई एक स्कोर उसका मैक्सिमम होगा, कोई एक मिनिमम होगा। दोनों का डिफरेंस 100 कितना था, 72 था। मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस 172 था। कहा अगर उसने इन दोनों पारियों को निकाल दिया तो पारी बनी 38 और औसत हो गया 48, योग हो गया 1824। अर्थात अगर टोटल में से मैक्सिमम मिनिमम निकला है तो उनका योग होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, जो कि कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो इनका जोड़ बटा दो, मिनिमम निकालना है तो इनका अंतर बटा दो। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। तो 17वें प्रश्न का उत्तर आपने हल बता दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। राइट सोल्यूशन 174 है। 174 रन बनाया था उसने, कम नहीं बनाया था। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने है, कौन लोग बता सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे सामने कुछ पद हैं, खूब मन लगा के समझिए इस प्रश्न को। कितने लोग बता सकते हैं मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी क्रमिक सम संख्याएं हैं, ये सब क्रमिक सम हैं। फिर जे के यल यम यन ये सब क्रमिक विषम हैं। कह रहा है उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। कौन बता सकता है, इसको बताएं हमें। देखो, अगर ये सभी सम हैं, अगर ये सभी सम है तो सीक्वेंस सेम होगा, मतलब दो दो का गैप होगा, दो दो का गैप होगा, दो दो का गैप होगा। तो इनका जो औसत इनका होगा वो क्या होगा पता है, इनका औसत होगा बीच का मान डी। देखो, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, ए इनका एवरेज हो जाएगा, माध्य। और अगर ए भी सोचो तो इनके बीच भी दो दो का गैप होगा, सारे विषम हैं, इनमें भी औसत क्या होगा पता है, यल होगा। इसका औसत डी है, इसका औसत यल है। टोटल का औसत निकालना है तो डी प्लस एल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। डी प्लस एल डिवाइड बाई 2 होगा बी ऑप्शन। देखो, एल प्लस डी लिखो, डी प्लस एल लिखो, डिवाइड बाई 2। कौन बताया था इसको उत्तर? ऑप्शन नंबर बी है, एल प्लस डी डिवाइड बाई 2। बढ़िया प्रश्न है, आसान भी है लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सीक्वेंस सेम है तो बीच का मान ही औसत है, सीक्वेंस सेम है, गैप सेम है, बीच का मान औसत है। दोनों औसत को जोड़कर उनका औसत निकाल दो, उत्तर हो गया एल प्लस डी डिवाइड बाई 2, 18 हो गया। 19 पर आइए। ये तो आसान है क्योंकि ये ट्रेडिशनल है बहुत। अभी तक जो आप कर रहे थे उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं मिस था, इधर उधर कीजिए। इसमें देखो आसान है, ए का 120% बराबर बी का 80%। तो बी प्लस से डिवाइड बाई बी माइनस, ओरल है, बता सकते हैं इसको आप लोग, इसमें कुछ करना नहीं है। अब आप देखो कौन बता रहा है इसका उत्तर। हाँ, 40 तिया होता है, 40 दूना होता है। ए बाई बी कितना हो जाएगा, 2/3। अर्थात ए का मान 2 माने, बी का मान 3 माने। आइए उठा के रख दीजिए, b प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो b की जगह 3 रखो, 3 प्लस 2 करो, 3 माइनस 2 करो, 3 2 5/1 कर दीजिए। तो राइट सोल्यूशन आपका 5 है। राइट सोल्यूशन क्या है, 5 है, पहला ऑप्शन। आ तो रहा है उत्तर, सही है, वेरी गुड। 5 करेक्ट आंसर है, 19वां आपका डन हो चुका है। 19वें का 5 राइट सोल्यूशन सब लोग लगा दीजिए करेक्ट आंसर के तौर पर। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है। कुछ ऐसे होगा समांतर चतुर्भुज, ए है। इसकी भुजाओं में 5 और 4 का अनुपात है। अगर इसको 5x मानो तो इसको 4x मानो, मतलब एक बड़ी भुजा है, एक छोटी भुजा है, अनुपात 5:4 का है। उसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया 1000 स्क्वायर या वर्ग इकाई है, बेसिकली स्क्वायर मीटर है, सेंटीमीटर जो समझिए। बड़ी भुजा पर तुंगता, तुंगता बेसिकली होता है परपेंडिकुलर, पीछे से जो उसके अपोजिट होता है उसके परपेंडिकुलर की बात करते, तुंगता 20 इकाई दिया है। अगर हम कभी भी आपसे समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है।
आप किसी एक को आधार मान लो, जैसे मान लो आपने बड़ी भुजा को आधार मान लिया 5x को, तो उसके विपरीत भुजा से बिंदु से शीर्ष बिंदु से उसके ऊपर डाली गई लंब की लंबाई तुंगता भी कहलाती है और ऊंचाई भी कहलाती है। आधार, अब देखो एरिया दिया है, एरिया का सूत्र लगाइए 5x गुणे 20 बराबर 1000 कर दीजिए, तो 20 पंचे 100, x बराबर 10 हो गया। अगर x बराबर 10 हो गया तो यह भुजा 50 होगी और यह भुजा 40 होगी। प्रश्न पूछा था छोटी भुजा पर तुंगता बताओ, छोटी भुजा जो थी उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से इसकी दूरी क्या थी, ऊंचाई क्या थी, दूरी पूछे चाहे ऊंचाई पूछे। भाई एरिया तो एरिया है जो कि आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब अगर जैसे मान लीजिए यहां पर जब 5 के हिसाब से चल रहे थे आप, तो ये 50 बना था, 50 गुणे 20 1000 था, अब ये 40 हो गया। एरिया थोड़ी बदल जाएगा, एरिया तो 1000 ही रहेगा, बट ये 40 हो गया, तो अब ऊंचाई हमको बताना है, तुंगता बतानी है। शून्य का था, 4 से इसको डिवाइड किया, 25 है, मतलब अब ऊंचाई बढ़ गई। छोटी भुजा से विपरीत बिंदु की जो ऊंचाई होती है वो आपकी बड़े वाले से ज्यादा होती है। तो राइट सोल्यूशन 25 है, करेक्ट उत्तर आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, आंसर आप कर पा रहे हैं, 20वें का करेक्ट हल आपके सामने है। एकदम सही है, एकदम सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सबने बता दिया। आगे बढ़ता हूं, 21 पर आता हूं, और एक अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ए है आपका वृत्त, वृत्त पर जीवा एक ए बी है, ए और बी एक रेखा ऐसे गुजरी है, यहां से बहुत सही सेट हो गया, देखिए लाइन चली गई आराम से। ए पी है, ए है और टी है। प्रश्न में कहा बी ए टी, ए आपका 75 था, इसका सेंटर होगा। सी एक बिंदु है, बी ए सी यह कोण 45 है, यह कोण 45 है। अब इसके बाद फाइनली हमको जो बताना है, इसका मान बताना है। इसका मान देखो, किसने बोला हमसे एबीसी बताओ क्या होगा, किसका मान पूछा है, एबीसी। अब आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो यह जो रेखा है पूरी की पूरी अगर सोचो तो एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर 180 डिग्री बनता है। मेरा उद्देश्य बेसिकली इसको फाइन करने का है। यहां पर जो पार्ट है अल्टरनेट वाला पार्ट, ये वाला भाग हमको पता करना है। तो हमने क्या किया, 75 और 45 को जोड़ा, 120 आया। अब अगर 180 में से 120 घटा दे तो इतना भाग 60 है। और कभी भी अगर कोई सरल रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त की सतह से होके जाती है तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना कोण बराबर होता है। मतलब ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। एकांतर वृत्तखंड पर बना कोण बराबर होता है। फिर से समझिएगा, इतना 75 था, इतना 45 था, ये 60 हुआ। एकांतर वृत्तखंड में देखो, ये एक वृत्तखंड बना रहा है, एक दूसरा बना रहा है, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा का सिद्धांत होता है। तो ये 60 है तो भैया ये भी 60 होगा, 60 आप लोग लगा लीजिए। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 21वें का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, करेक्ट हल है। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसको छोड़कर अब मैं बढ़ रहा हूं 22 पर। 22 से 25 तक पाई चार्ट का प्रश्न है। पाई चार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई हैं। पाई चार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। कहा है कि 22 से 25 तक दिया गया पाई चार्ट किसी गांव की भूमि के वितरण को प्रदर्शित करता है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक पूरा 360 डिग्री का प्रेजेंटेशन है। बस बंजर भूमि जैसे गांव में होता है, बसी हुई भूमि, सड़क पे उपयोग हुआ है, तर भूमि नमी है जहां पानी है, तालाब है, और कृषि भूमि। इस तरह से इंफॉर्मेशन पूरी तरह से दी गई है। पूरे 360 को प्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे परसेंटेज पे 100 होता है, पाई में आपका सेक्टर एंगल का उपयोग करा जाता है, 360 डिग्री बनाते हैं। आपको फिगर दिख रहा होगा। सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि की कितने प्रतिशत है? भैया सड़कों पे 20 डिग्री है, कितना है, 20 डिग्री है। बसी हुई भूमि जहां पे लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ये बसी हुई और 60 डिग्री है। तो कह रहा है जो 20 है 60 का कितना प्रतिशत है, यही तो था। सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी हुई भूमि के लिए कितना प्रतिशत है? तो 20 एक के 20 होता है, 20 तिया 60 होता है। 1 गुणे 100 बटा आपका 3 होगा, क्यों, यही होगा ना। तो 100 बटा 3 क्या होता है, 33 सही 1 बटा 3 होता है। 33 सही 1 बटा 3 देखो जो सी ऑप्शन में आपके सामने है। कहा गया जो सड़कों की भूमि है बसी हुई भूमि का 1/3 अर्थात 33 सही 1/3% है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। सभी लोगों ने उत्तर दे दिया, 22 डन हो चुका है। 23 पर आ जाइए। 23 देखिए आपके सामने है। यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 है, गांव का कुल क्षेत्रफल क्या है, 7200 एकड़ है, तो कुल तर भूमि क्या होगी? जैसे देखिए कभी कोई परसेंटेज दिया होता, मान लो 20%, हम इसको भिन्न में लिखते हैं 20/100। उसी प्रकार से कभी डिग्री में दिया होता है
तो डिग्री को भिन्न में बनाने के लिए बटा 360 करना चाहिए। फिर ध्यान से देखिए, जैसे कहा यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 है, एकड़ है, कुल तर भूमि, तर मतलब जो पानी में है, 70 डिग्री है, लिखिए 70 बटा 360 गुणे 7200 कर दीजिए। एक शून्य तो काट ही सकते हैं, 36 दूना 72 20 हो गया, गुणा कर दीजिए 1400 एकड़ होगा। जो तर भूमि है वो क्या है, 1400 एकड़ है। कितनी है, 1400 एकड़। कुल 7200 एकड़ में 1400 एकड़ तो तर ही भूमि है। 23वें का राइट सोल्यूशन है 1400 एकड़, करेक्ट आंसर है, डन है। आगे बढ़िए, 24 नंबर पर आ जाइए। कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है, कितना प्रतिशत। अब देखो हमें परसेंटेज कन्वर्ट, कृषि कहां पर है, कृषि ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान आपको बताना है। आपको पता है कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% के बराबर होता है। 360 डिग्री किसके बराबर, 100%। तो 90 डिग्री किसके बराबर होगा, आप ही बता दीजिए। 90 4 बार, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25%। किसके बराबर होगा, 25। वो भी एक चौथाई, साफ साफ दिख रहा था। 90 360 का एक चौथाई होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है जो ये बचा है आपका, ये भी आपका 25%, अर्थात 100 पे देखा जाएगा तो वही 25% हो जाएगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, आप इसको देख लीजिए और उत्तर कर दीजिए सभी लोग। बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात बता दीजिए। बंजर 120 है और कृषि कितनी है, 90 है। तो 30 तिया होता है, 30 चौके 4:3 होना चाहिए। बंजर और कृषि का अनुपात 4:3 होना चाहिए। ये 25वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो आपने नोट कर लिया, जो आपने हल कर लिया है। तो आज के सेशन की समाप्ति 25 इन प्रश्नों के साथ हो रही है। आशा करता हूं ये सेशन भी आपके लिए उपयोगी होगा, लेखपाल परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी और उपयुक्त होगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, डेली मिलते रहिए। सेशन कैसा लग रहा है इसको जरूर साझा करिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। अपने विचार, अपने सुझाव, अपने फीडबैक जरूर दिया करें। अपनी जरूरतें, अपनी रिक्वायरमेंट्स हमसे कहते रहिए, हम आपको उस पर अमल करेंगे। उस पर हम आपको जो है वैल्यू करके आपको प्रत्युत्तर और साथ साथ उस पर रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। संस्थान और संस्थान के प्रत्येक सदस्य का कमिटमेंट और प्रभाव आपको दिखता रहेगा। आज के लिए इतना ही, ढेर सारा प्यार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।